मित्रों नमस्कार। आज कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से एक बार फिर मित्र, मैं अक्सर कहता हूँ कि खेती जो है ना, खेती किसानी विशुद्ध रूप से दर्शन शास्त्र का विषय है। और दर्शन शास्त्र की जब बात करते हैं तो पंच महाभूत का दर्शन, क्योंकि खेती के बारे में मैं कई बार बोला हूँ कि जब भी आप कोई भी फसल बोएं, देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग प्रकार की फसलें बोते हैं। और हमको बहुत सारे किसान भाई फ़ोन करते हैं, हिमाचल के सेव के बागान के, उनकी अलग समस्याएं हैं। वो कहते हैं साहब हमको 1 एकड़ सेव में 1 लाख रुपए की दवा डालनी पड़ती है 1 साल में। इसी प्रकार नासिक में जो अंगूर की खेती करते हैं उनके साथ भी यही है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की दवा डालते हैं अंगूर में। यही हाल संतरे की खेती में है नागपुर में। और देश में जितने भी किसान हमारा वेजिटेबल की क्रॉप करते हैं, सब्जी उत्पादक जो किसान हैं, वो भी 25 से लेकर के और 50,000 रुपये तक की रासायनिक दवाएं डालते हैं अपनी फसल को पैदा करने में। उसके बावजूद भी कई बार तो किसान लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये जो किसानों के सामने संकट है ना, वास्तव में कई बार ऐसा लगता है कि आखिर जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जो संपूर्ण दुनिया का पेट भरता है, आज वो संकट में क्यों है। तो संकट से जो खेती के नाना प्रकार के संकट है ना, कि फसल बढ़ नहीं रही है, फसल में बीमारी लग जाती है, फसल में खरपतवार हैं, फसल में कीड़ा लगा है, किसान को कोई समस्या ना हो और किसान की चवन्नी खर्च ना हो और उसको कभी घाटा ना हो, उसको सदैव फायदा हो। ये जो विधा है, ये प्राकृतिक खेती की विधा है, सनातन कृषि की विधा है और ये दर्शन शास्त्र की विधा है। किसी ज़माने में लोग कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। और ये जो स्लोगन है बहुत पुराना नहीं है, मात्र 60-70 साल पहले का स्लोगन है। और कई बार आपने सुना होगा कि ये जो जब स्लोगन था कि उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान, कई बार गांव के लोग इंटर पास कर लेते थे और उनको तहसीलदार की नौकरी मिल जाती थी। हाई स्कूल पास कर लेने के बाद वो इंस्पेक्टर बन जाते थे। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि जिनके पास ज़मीन ठीक ठाक थी, वो नौकरी पर गए और 4-6 महीना और नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ के आ गए। कारण क्या था? कारण ये था कि जिस व्यक्ति को नौकरी मिली और उसको तनख्वाह 110 रुपये मिलती है, और उस पुराने ज़माने में जो अनाज का दाम था, मान लो 72 रुपये कुंटल बिजरा बिकता था, और किसी किसान के पास 100 कुंटल बिजरा होना है तो उसके पास तो मतलब 7,200 का बिजरा हो गया। और उसको साल भर जब नौकरी करेगा तो कितना मिलेगा? 800 रुपये मिलेगा। तो नौकरी छोड़ के लोग भगाते थे। आज हालात ये हैं कि अगर कोई किसान से कहे कि हम आपके बच्चे को चपरासी बनवा देते हैं, 5 लाख रुपए लगेंगे, तो वो 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन बेच करके अपने बच्चे को चपरासी बनाने के लिए तैयार है। मैंने वो ज़माना देखा है। सन 75 की बात हमको याद है। हमारे गांव में कोई भी मज़दूर या कोई भी भूमिहीन कृषक परिवार कहीं भी बाहर नौकरी के लिए नहीं जाता था। सारे के सारे लोगों को गांव में ही एम्प्लॉयमेंट था। बड़े बड़े ज़मींदारों के यहाँ 2-2 परिवार अटैच थे और खेती के साथ उनके साथ मिलकर के खेती करते, तो सबकी ज़रूरतें पूरी होती थी। 60 साल पहले एक 10 एकड़ का किसान एक और फैमिली को पाल लेता था, और आज वो 10 एकड़ का किसान अपनी फैमिली को नहीं पाल पा रहा है।
कारण खेती में लागत बहुत ज़्यादा हो गई। और लागत क्यों ज़्यादा हो गई? देखिए लागत क्या है खेती में। खेती में लागत है जुताई की, बैल नहीं है, और करीब करीब 85% लोग किराए के ट्रैक्टर से खेती कराते हैं। तो किराए के ट्रैक्टर से ज़मीन को जुतवाने का जो खर्चा है बहुत महंगा है। उसके बाद कोई जो फसल बो रहा है उसमें जो यूरिया, डीएपी, पोटाश डाल रहा है वो भी काफ़ी महंगा है, जबकि बहुत सारी सब्सिडी है, उसके बावजूद भी काफ़ी धन जाता है। इसके बाद उसको खरपतवार ना उगे खेत में, इसके लिए दवा डालनी है, क्योंकि लोगों ने कहा है खरपतवार को नष्ट नहीं करोगे तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी। चलिए, कीड़ा लगेगा उसके लिए भी दवा डालनी है, बीमारी लगेगी उसके लिए भी दवा डालनी है। और चूँकि ज़मीन हमारी बहुत वीक हो गई है तो उसको पानी भी बार बार देना है, पानी भी किराए का है। अगर पंप सेट चला करके पानी लेता है तो डीजल में खर्चा है, और अगर दूसरे के ट्यूबवेल से पानी लाता है तो भी उसको 100-150 रुपये घंटा पानी की कीमत अदा करनी पड़ती है। इसके बाद जब किसान बाज़ार में जाता है अपना प्रोड्यूस लेकर के, तो उसने सपना कुछ देखा होता है कि हमारी फसल अमुक रेट पर बिकेगी। जब मंडी जाता है तो पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक हो गया। वो सोच रहा था मेरा बैंगन जो है कम से कम 10 रुपये किलो तो बिक जाएगा, और जब मंडी वो 50 कुंटल बैंगन लेके पहुंचा तो भाव था 1.5 रुपया किलो। क्या करेगा वो? कई बार उसको रेट मिल जाता होगा, लेकिन 4 साल में 3 साल उसको रेट नहीं मिलता, और 4 साल में 1 साल उसको रेट मिलता है। तो शहर का रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि किसान को कितना फ़ायदा है, देखिए कितनी खेती में पैदावार होती है और किसान को कितना आनंद है। लेकिन किसान की हकीकत वो किसान जानता है। चलिए, आज मैं इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा, क्योंकि कई किसानों के हज़ारों प्रश्न हैं और बाज़ार में उसको सैकड़ों प्रकार के उत्तर हैं। किसान की जो समस्या है उसका जो उत्तर बताया जाता है, उसका समाधान जो उसे बताया जाता है, फिर भी उसको समाधान नहीं मिलता। कारण कि समस्या की जो जड़ है, उस समस्या की जड़ पर कोई जाना नहीं चाहता। किसान की समस्या का जो निदान है कौन करता है? देखिए, किसान की समस्या का निदान करता है कृषि वैज्ञानिक। और कृषि वैज्ञानिक क्या करते हैं? कृषि वैज्ञानिकों ने जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी किया है, उसमें जो उन्होंने पढ़ा है वही निदान करते हैं। जो सिस्टम कहता है कि जैसे किसी किसान ने कहा साहब मेरे खेत में कीट लग गया, तो क्या कहता है? ऐसा करिए, आप अमुक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, 600 लीटर पानी मिलाइए, स्प्रे कर दीजिए। कर देता है बेचारा, 1200 का इंसेक्टिसाइड अपने खेत में डाल दिया। बीमारी लग रही, साहब मेरे खेत में बीमारी लगी है, तो बोले 2 लीटर मैंकोजेब लीजिए, M45 लीजिए और साहब उसको छिड़क दीजिए। बोले साहब बहुत खरपतवार है, तो अमुक नाम का जो है वीडीसाइड लीजिए और उसको खेत में डाल दीजिए। साहब मेरी फसल बढ़ नहीं रही है, अच्छा मिट्टी की जांच करा लीजिए और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करिए। ये जो उसके प्रश्नों के जो उत्तर बताए जाते हैं वो हवाई उत्तर होते हैं। ज़मीनी सच्चाई क्या है? हमारी जो वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, मैं उन किसानों से निवेदन करूंगा कि आज प्राकृतिक खेती के नाम पर भी आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन वहाँ भी सच्चाई छुपाई जाती है। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, किसान का जो सबसे पहला निवेश है वह है उसका अपना कॉमन सेंस। खेती में लोग कहेंगे खेती के निवेश क्या है, किसान खेती में क्या क्या निवेश करे, तो निवेश के नाम पर बीज आएगा, फर्टिलाइज़र आएगा, पेस्टिसाइड आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी। मैं क्या कहता हूँ, खेती का सबसे पहला निवेश है आपका अपना कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस क्या? जो कृषि है वो मैंने बोला कृषि दर्शन शास्त्र का विषय, कृषि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है।
कृषि आध्यात्म का विषय है, कृषि विज्ञान का विषय नहीं है। और आध्यात्म दर्शन विज्ञान को मैं कैसे देखता हूँ कि ये जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत का मतलब भगवान है। भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि, बहुत सारे प्रकार के परमात्मा द्वारा रचित जीव जगत की इकाइयां। अब देखिए, मैं जिस परिवेश में बैठा हूं आप देख सकते हैं, ये मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है। और आप कल्पना नहीं करेंगे, ये देखिए मेरे पीछे कितनी ग्रासेस हैं और ये लोबिया बोया हुआ है। मैं इस घास को कभी नहीं हटाता हूँ। इसी घास के बीच में निराई गुड़ाई एक आध बार कर दिया और लोबिया को जितना फलना था वो फल रहा है। वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं कि भाई ये घास है, ये पोषक तत्व लेता है, ये सूर्य की रोशनी लेता है, हमारे में मुख्य फसल के साथ कंपटीशन करता है, और अगर ये घास नहीं होगी तो फिर मेरी एक फसल बचेगी, फिर इसमें अच्छी सी होगी। क्यों भाई? ये ग्रासेस क्यों बनाई है भगवान ने? ना बनाता, केवल तुम्हारी फसलें बनाता। परमात्मा ने जितने भी प्रकार की वनस्पतियां बनाई उन सब का मतलब है, जितने भी प्रकार के कीट बनाए उन सब का कोई ना कोई अर्थ है यहाँ होने का। मेरा अपना कॉमन सेंस क्या कहता है, क्योंकि वैज्ञानिक पहलू है, कि भाई कीड़ा लगेगा तो फसल को पत्ता खा लेगा, बीमारी लगेगी तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ चलिए, अगर मैं प्राकृतिक खेती को एक बार ठीक से समझ लूँगा, मेरा दावा है अपना, मैं जहाँ पर बैठा हूँ एक घास तो उगती है। मेरे इस फार्म हाउस में कई प्रकार के फसलें, और ये पपीते का पेड़ है, कहीं लोबिया बोया है, भिंडी बोई है, वो तोरी बोई है, तो कई सारी चीज़ें खड़ी हैं, बाइल रूप से खड़ी, जैसे जंगल में खेती वैसे ही है। सारी चीज़ें हमको सफिशिएंट मिलती हैं। और दावे के साथ कहता हूँ, हमारे इस खेत में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं। तो हमें, और ना मैं इसमें कोई यूरिया, डीएपी, पोटाश डालता हूँ। आज मैं जो बताना चाहता हूँ उस विषय को समझ लेना मित्र। खेती में सबसे पहला निवेश है आपका अपना कॉमन सेंस, और वो कॉमन सेंस के बाद आप ये देखेंगे कि धरती को मैं माँ कहता हूँ। धरती को क्या कहते हैं हम लोग? माँ कहते हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हे धरती माँ, तुम्हारा वैभव अमर रहना चाहिए, और मनुष्य तो आना जाना है और आएगा, जन्म लेगा, खाएगा, पिएगा, मर जाएगा, लेकिन तेरा वैभव सलामत रहेगा तो मेरी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बना रहेगा। तो अपने कॉमन सेंस से क्या कहना है, देखना है, सोचना है। क्योंकि आप धान लगाएं, गेहूँ लगाएं, चना लगाएं, मटर लगाएं, फल लगाएं, फूल लगाएं, सब्जी लगाएं, औषधि लगाएं, कुछ भी लगाएं, कहाँ लगाएंगे? खेत में। पौधे का बीज मैं ज़मीन में बोने जा रहा हूँ। समझना बात को। एक गाय जो अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए तरस रही है, जिसका अपना पेट खाली है, जिसका स्वयं का शरीर वीक है और वो गर्म हो गई है, और आप कहते हो कि इसको साहिवाल नस्ल के सांड से इसका क्रॉस करा देंगे तो इसकी संतान अच्छी होगी। नहीं मित्र, हम सेम टू सेम यही कर रहे हैं कि धरती माँ मेरी बंजर हो गई है, वीक हो गई है, इसकी सामर्थ्य घट गई है, और मुझे गन्ना की फसल लेनी है, मुझे गेहूं की फसल लेनी है, मुझे धान की फसल लेनी है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो देखिए क्या करना है। पहला सूत्र है मित्र, इस ज़मीन को मजबूत करना है, और ज़मीन की मजबूती का नाम है ह्यूमस। 70 साल पहले एग्रीकल्चर की बुकों में देखिए आप, मैं दावे के साथ, मैं जो बात कहता हूँ सत्य कहता हूँ। 70 साल पहले एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को जीवांश कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं पढ़ाया जाता था। 70 साल पहले जीवांश कार्बन को हम ह्यूमस के नाम से जानते थे, लेकिन आज की तारीख में वो जीवांश कार्बन जो शब्द है वो ह्यूमस की जगह ले लिया, यानी ह्यूमस खत्म हो गया। जमीन की जान है ह्यूमस। और देखिए ह्यूमस क्या होता है, ये देखिए
ये जो है, ये जो इस तरीके का पदार्थ है ना, ब्लैक कलर का, ये कहलाता है ह्यूमस। और ये बनता कैसे है? ये गाय का गोबर है, और ये गाय का गोबर 2 महीना पुराना है। लोग कहते हैं कि 1 ग्राम गाय के गोबर में ढेर सारी मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं। जिस चीज़ में सूक्ष्म जीव बहुत ढेर सारी मात्रा में होंगे तो वो चीज़ तो फिर विघटित होगी ना। तो 2 महीने में ये सूख गया तो विघटित नहीं हुआ। चलिए, ये एक बाग बगीचों की, ये हमारे इसी जंगल की पत्तियाँ मार्च में पतझड़ में गिरी हैं। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून आ गया, अभी इनमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि एक पदार्थ आया बेस्ट डिकम्पोजर, देश में बहुत हल्ला है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, और हमसे भी लोग पूछते हैं शशांक साहब आप कौन सा बेस्ट डिकम्पोजर यूज करते हो? तो मैं उनको क्या उत्तर दूं? वेस्ट डिकम्पोजर यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो किसी बायोमास को 45 दिन में डिकम्पोज कर दे। हकीकत क्या है? हम कहते हैं आप लोग बेस्ट डिकम्पोजर लेके आइए और 2 कुंटल 4 कुंटल भूसा पुआल कोई भी बायोमास रखिए, उस पर स्प्रे कर दीजिए, जो विधि बताई जाए। और 45 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, 180 दिन में भी अगर डिकम्पोज हो जाए तो बताना। अब ये भी एक झूठ है। सच क्या है मित्र? सच ये है, प्रकृति सच है, पंच महाभूत सच है, और पंच महाभूत का जो सामंजस्य है, पंच महाभूत का जो प्रकृति के व्यवस्था के प्रति जो कार्यशैली है वो सच है। जैसे हम जीवामृत नहीं डालेंगे, मेरे बहुत सारी पत्तियां बायोमास पड़ा हुआ है, पतझड़ में मैं ना आग लगाया ना कुछ किया, और देख ही रहे हैं आप, मैंने लोबिया के साथ, तरोई के साथ, लौकी के साथ सब ग्रासेस खड़ी हैं, और मेरी लौकी भी फल रही है, तरोई भी फल रही है, करेला भी फल रहा है, लोबिया भी फल रहा है। हमको दिमाग में क्या बिठा दिया गया कि नहीं नहीं तरोई है तो खेत और कुछ नहीं रहेगा, केवल तरोई रहेगी। भाई मेरे, सहजीविता का सिद्धांत है, प्रकृति की अनेकानेक इकाइयाँ सब साथ मिल कर के जीती हैं। जैसे देखिए, आप एक अकेला इंसान को आप अच्छा खाना पीना दीजिए और एक कमरे में बंद कर दीजिए, टीवी लगा दीजिए और उसकी मनपसंद की सारी चीज़ें दीजिए, 1 महीने में मर जाएगा। अगर कोई इंसान नहीं मिलेगा ना, 1 महीने में मर जाएगा। अब मैं कहता हूँ ये पपीते का पेड़ रहेगा, पपीते के पेड़ के साथ और नीचे कुछ नहीं रहेगा, नीट एंड क्लीन, हमेशा खुरपी ले करके, वीडीसाइड ले करके, और सारा पूरा ज़मीन नंगी। क्यों भाई? ये पपीते का पेड़ किसी से बात नहीं करना चाहता क्या? इस पपीते के पेड़ को भी कोई ना कोई समाज चाहिए, उससे साथ बात करेगा। एरियल पार्ट, ज़मीन के ऊपर के हिस्से, ज़मीन के ऊपर के हिस्सों से बात करते हैं, और जो ज़मीन के नीचे की जड़ें हैं वो ज़मीन के नीचे जो और दूसरे पौधों की जड़ें उनसे बात करती हैं। इसको कहते हैं सहजीविता का सिद्धांत। बहुत सारे लोग, बहुत सारी इकाइयाँ जो परमात्मा के द्वारा रचित हैं, वो सब एक साथ मिल कर के चलती। चलिए, तो है क्या, हम बात कर रहे हैं ह्यूमस की। चूँकि बीज मुझे बोना है धरती में, और धरती में अगर ह्यूमस नहीं है तो धरती से जन्म लेने वाली बहुत सारी बीमारियां, उनका समाधान नहीं मिलना, नहीं मिलना, नहीं मिलना। जैसे अब खेत में ऑर्गेनिक कार्बन ह्यूमस आपका 0.2% है, 0.3% है। अब लोग कहेंगे कि साहब इसमें मिट्टी की जांच कराइए और NPK दीजिए। तो आपने सुना होगा, वैज्ञानिक भाषा में बता दूं, वैज्ञानिकों ने कहा है पौधे को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत है, और बैलेंस फर्टिलाइज़र के नाम पर क्या बताया जा रहा है? इतना नाइट्रोजन दे दीजिए, इतना पोटास दे दीजिए, इतना फास्फेट दे दीजिए। ठीक है ना? चलिए, तो जब हम यूरिया, DAP, पोटास के माध्यम से क्या दिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दिए। अब मैं बात करता हूँ, जिंक है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, आयरन है, बोरोन है, ये कहाँ से आएंगे? नहीं मित्र,
किसी माई के लाल में औकात नहीं है कि फसलों के 16 पोषक तत्वों का बैलेंस बना दे। किसी माई के लाल में औकात नहीं है, लेकिन हाँ, नेचर में वो व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? ये घास कहीं की नहीं है, यहीं की है, यहीं पड़ी है। ये बागों के पत्ते यहीं के यहीं पड़े हैं। ये गोबर है गाय का, यहीं पड़ा है। ये घास, ये पत्ते, ये गोबर पौधों के किसी काम के नहीं हैं, जान लीजिएगा। लोग कहेंगे कि इनको सड़ाइए, हम सड़ाने की बेशक कोशिश करें, लेकिन हमसे सड़ते नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। इंसान इनको सड़ा नहीं सकता, ये सड़ेंगे, नेचुरली सड़ेंगे। और सड़ेंगे कहाँ? जहाँ ज़मीन में जीवाणु होंगे। और सड़ने की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी? बारिश में स्टार्ट होगी। फिर ध्यान रखना आप, जुलाई के मौसम में जब बारिश पानी गिरेगा बरसात का, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है। आप सोचें हैं कि आप गर्मी के सीज़न में किसी बायोमास में बार बार पानी देंगे और डिकम्पोज हो जाएगा, नेवर, कभी डिकम्पोज नहीं होगा। आपको प्रयास करके देख लीजिए। जो चीज़ आप 4 महीने में उसका रंग रूप नहीं बदल पाए, वो बारिश के दिनों में 1 महीने में उसका रूप चेंज हो जाएगा। कारण क्या है? नेचर की बहुत सारे विषय एक साथ फंक्शन करेंगे। वो बरसात का सीज़न बहुत फेवरेबल होता है, उस पर टेम्परेचर भी हाई होता है, मॉइस्चर भी हाई होता है, और एरोबिक और अनएरोबिक माइक्रोब्स की एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, तब वो पदार्थ डिकम्पोज होता है। तो मैंने बोला कि ज़मीन में ह्यूमस कैसे बढ़ाया जाए, सबसे बड़ा विषय है खेती का। ज़मीन में ह्यूमस कैसे बढ़ाया जाए? जंगल में 2% और 3% ह्यूमस है। वहाँ किसी फसल को ना पानी चाहिए है, ना खाद चाहिए है, ना पेस्टिसाइड चाहिए है, ना इंसेक्टिसाइड चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस है। अब ह्यूमस के रोल देखिए क्या क्या है। ये ह्यूमस किससे बना है? ये बना है इस गोबर से, इस घास से, और बनाया किसने है? ये जंगल के जीवाणुओं ने, जिसको मैं जीवामृत कहता हूँ। देखिए चैन, ये जीवामृत कहाँ से बना है? ये बना है ह्यूमस से। समझिए बात। अगर मेरे हाथ में ये ह्यूमस ना हो, जंगल की मिट्टी ना हो, तो ये जीवामृत कोई नहीं बना सकता। तो इस ह्यूमस से, क्योंकि इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं। अब ह्यूमस है क्या, ये भी बता देता हूँ। ह्यूमस का मतलब है जहाँ 3 चीज़ें हों। ये गोबर हो, और इस गोबर के साथ ये जीवाणु हो। तो जीवाणु क्या करेंगे? इस गोबर को डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करेंगे। तो ह्यूमस का मतलब है जहाँ बायोमास है, उस बायोमास को डिकम्पोज करने वाले जीवाणु हैं, और उन जीवाणुओं की डेड इकाइयाँ हैं, मृत इकाइयाँ। चूँकि जीवाणु का मल्टीप्लिकेशन की बात आप जानते हैं कि जीवाणु का सेल डिवीज़न होता है, और 1 की 2, 2 की 4, 4 की 6 ऐसे होती हैं, और पीछे से पहली वाली सेल ब्लास्ट होती है, वो ब्लास्ट हो जाती है। जब ब्लास्ट हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम? जीवांश। और ये जो हमारा पपीता है, ये जो वनस्पति है, इनका भोजन क्या है? जीवांश। अब इसमें जो जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं ने, देखिए मैं इस जीवांश को, इस जीवाणु को मैं इस गोबर में डाल दूं, मान लो ऐसे, और अब इसको पानी मिलता रहे, नमी बनी रहे। अब ये जीवाणु क्या करेंगे? इस गोबर के साथ क्रिया करेंगे, अपना मल्टीप्लाई करेंगे, और पीछे से इनकी सेल डिवीज़न होती रहेंगी और सेल ब्लास्ट होती रहेंगी। तो जो ह्यूमस है उसमें 3 चीज़ें हैं। बायोमास है, मिलियंस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं,
और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मृत इकाइयाँ हैं जिनको हम जीवांश बोलते हैं, जीवों का अंश। तो पौधों का भोजन क्या है? पौधों का भोजन जीवांश है। पौधा हमारा ये गोबर नहीं खाएगा, कोई भी पौधा हमारा ये घास नहीं खाएगा, और कोई भी पौधा ये जीवाणुओं का कल्चर नहीं खाएगा। ध्यान रखना आप। जैसे आज की तारीख में कई लोग गलत फहमी है, साहब मैं पानी के साथ, नाली के साथ जीवामृत बहाता हूँ। अरे भाई मेरे, पानी के साथ जीवामृत क्यों बहाते हो? जीवामृत को इसका भोजन है क्या? जीवामृत ज़मीन में जो बायोमास पड़ा है उस पर क्रिया करके उसमें ह्यूमस को कन्वर्ट करेगा, उसकी सेल डिवीज़न होगा और इकाइयाँ जीव इकाइयाँ मरेंगी। और जब मरी हुई जीव इकाइयाँ हैं वो इन फसलों का भोजन है। तो क्या करना है कि हमको जंगल की मिट्टी ला करके, हमने बहुत सारी वीडियो में बताया है, जंगल की मिट्टी ला करके एक ड्रम में डाल करके उसमें आटा और गुड़ खिला करके ये हमको जीवामृत इस तरीके का बनेगा। देखिए गाढ़ा गाढ़ा। और ये फिर हम ज़मीन में इसको, अगर कोई व्यक्ति लिक्विड के रूप में डालना चाहता, फिर बता दूं कई किसान हमारे बोले कि साहब मैंने जीवामृत लिया और अपने पपीते के पेड़ में डाल दिया। ऐसा मत करना मित्र। जब भी जीवामृत का प्रयोग करना तो 1 लीटर जीवामृत लेना, 9 लीटर पानी मिलाना, उसके बाद अगर लिक्विड फार्म में कहीं देना हो तब देना, क्योंकि इसमें जीवाणुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर बहुत ज़्यादा जीवाणु मैंने पपीते की जड़ पर डाल दिए ना तो फिर जीवाणुओं का भोजन वहाँ कम पड़ जाएगा, फिर जीवाणु इसकी जड़ खा जाएंगे। तो एक बैलेंस है ना, नेचर में अपने आप स्वतः एक बैलेंस रहता है, जंगल में बैलेंस है। तो एक बात तो ये हो गई कि साहब मुझे ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाना है, बस जीवामृत का और कोई विज्ञान नहीं है। हम ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा कैसे बढ़ा दें? फिर ज़मीन हल्की है, भारी है, पानी नहीं रुकता, पानी रुक जाता है, पानी सोखता नहीं है, ऐसा हो जाता है, फसल नहीं बढ़ती है, जो कुछ भी, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक मेरे हाथ में ये संजीवनी खाद है, ये नीम की निमौली और गौमूत्र और गोबर और गुड़ से बनती है। कई बार क्या, जैसे अभी किसान को मैं कहूँ, बहुत सारे किसान मेरे कहते हैं साहब मैं प्राकृतिक खेती तो कर लूँ लेकिन बैंगन की खेती करता हूँ साहब, उस पर बीमारी बहुत लगती, कीड़ा बहुत लगता, क्या करूँ? तो वेजिटेबल वाला किसान जिसने सोचा है कि मुझे 1 लाख का बैंगन बेचना है, अब उसको मैं प्राकृतिक खेती की ओर ढकेल लूँ और उससे कहूँ आप कोई भी ना यूरिया डालेंगे, ना कुछ डालेंगे, ना पेस्टिसाइड डालेंगे, ना फंजीसाइड, कुछ डालेंगे ही नहीं, तो उसको एक डर लगता है ऐसा ना हो कि मेरा सब कुछ सत्यानाश हो जाए। उसके लिए बता रहा हूँ, अगर किसी किसान भाई ने मेरी विधि से अनुसार बनाए हुए से जीवामृत सॉइल में डाल दिया है अच्छे से, उसके बाद वो बैंगन लगाएगा, टमाटर लगाए, मूली लगाए, गाजर लगाए, कुछ भी लगाए, वो ये संजीवनी खाद बनाएगा और इस संजीवनी खाद का 20 दिन के अंतराल पर स्प्रे करता रहेगा। यानी कि पूरी सब्जी के सीज़न में उसको 5, 6 या 7 बार स्प्रे मारना है। उसके खेत में ना कीड़ा आएगा, ना बीमारी आएगी, या फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत अच्छी पैदावार होगी, और फसल की जो प्रोड्यूस है वेजिटेबल, उसकी कीपिंग क्वालिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। जैसे टमाटर है, टमाटर अगर केमिकल विधि से पैदा करेंगे तो पता चलेगा 3 दिन में ख़राब हो रहा है, और अगर ये जीवामृत का खेत है और संजीवनी खाद का स्प्रे किया है तो वो टमाटर 15 दिन तक ख़राब होने वाला नहीं है। तो मार्केट में उसको वो दिक्कत नहीं है। एक तो विषय मित्र ये था कि ज़मीन में हमको ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना है। ह्यूमस 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 नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर ह्यूमस की तरफ आपका दिमाग नहीं जा रहा है तो आप फेल्योर हैं। और सावधान रहिएगा, आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति जो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का जो प्रचार करता है, वो ये बात नहीं बताता ह्यूमस बढ़ाइए तब समाधान निकलेगा। वो क्या कहता है, वो समथिंग कुछ ना कुछ बेच रहा होता है बस। मैं खेती में बताया, खेती दर्शन शास्त्र का विषय, अर्थशास्त्र का नहीं है, और खेती में आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। फिर बता दूं,
जो ओरिजिनल किसान होगा, खेती में किसी वैज्ञानिक, किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी भी बुद्धिजीवी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। खेती में आपको हाथ फैलाना है तो धरती माँ से हाथ फैलाना है। और धरती माँ से हाथ फैलाने का मतलब ये नहीं है कि धरती माँ के आगे आपने झोली फैला दी। धरती माँ से आगे हाथ फैलाने का मतलब है, एक बार आपको इतना पूछता है, माँ तेरी पीड़ा क्या है? तो पीड़ा क्या है माँ की? आप देख ही रहे हैं, बंजर हो गई, ह्यूमस नहीं है, उसके नीचे का पानी सूख गया, पानी 200 फुट पर चला गया, खेत को आपने नंगा कर दिया। अब मैं यहाँ जो मैंने बोला कि मैं न खाद देता हूँ न दवाएं देता हूँ, क्यों नहीं देता हूँ? आप बायोडाइवर्सिटी देख लीजिए। 11-12 साल पहले मैंने यहाँ इतना पेड़ लगा लिया है। अब किसान भाई कहते हैं कि साहब पेड़ तो छाया मारते हैं, पेड़ों के नीचे फसल नहीं होती है। तो फसल नहीं होती तो पेड़ कुछ अपने आप में देता है। आप इतनी चिंता मत करिए, पेड़ कुछ देता है, उसके बाद कुछ लेता है। देता बहुत ज़्यादा है, लेता बहुत कम है। अब जैसे मेरे पेड़ हैं, इसमें तितली है, मधुमक्खी है, चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ के इंसेक्ट को खा जाती है। मेरे खेत में इंसेक्ट क्यों नहीं लगा? कि मेरे यहाँ कुछ चिड़ियाँ हैं और वो चिड़ियाँ अपना देखती रहती हैं, जब उनको कोई इंसेक्ट दिखता है तो वो इंसेक्ट को पकड़ के खा जाती हैं। बारिश का पानी खेत में रुके, खेत की मेड़ होनी चाहिए। खेत की मेड़ पर आम का, शीशम का, बम्बूल का, सागौन का, आंवले का, करौंदे का, जामुन का, पीपल का, बरगद का, पाकड़ का, नाना प्रकार के पेड़ होने चाहिए। फिर आपके खेत में नाना प्रकार की वनस्पतियां होनी चाहिए और घासों से कभी दुश्मनी मत करिए। बीडीसाइड डाल करके घास कभी मत निकालिए। मैन्युअली निकाल सकते हो निकालिए, अगर कुछ रह जाती तो बनी रहने दीजिए, आपको फ़ायदा करेगी। ये मेरे सामने जो मैंने आपको बार बार एक घास दिखा रहा हूँ, अगर मैंने बीडीसाइड डाल के इसको मार दिया होता तो मेरे खेत में घास नहीं होती। अब जब ये घास नहीं होती और मैंने जीवामृत डाला है ये वाला, तो जीवामृत क्या करता, ह्यूमस कैसे बनाता? तो जीवामृत अगर डाले हैं तो जीवामृत, इसके जीवाणु जिस कभी किसी पदार्थ पर क्रिया करेंगे तब ना ह्यूमस बनेगा। तो जीवामृत तो डाल दिया और घास वहाँ है नहीं, गोबर वहाँ है नहीं, तो ये क्या करेगा? तो मित्र ध्यान रखिए, खेत में जितनी ग्रीनरी होगी, अभी बरसात आएगी, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। मैं क्या किया पिछले साल बरसात में, ट्रैक्टर नहीं घुसने दिया और साहब मेरी कमर के बराबर खूब बड़ी बड़ी जो है ग्रासेस तैयार हो गई। कई लोगों ने कहा कि तुम्हारे खेत में तो जंगल खड़ा है। मैंने कहा यही तो प्रभु की माया है। बोले तुम तो पागल हो, मूंगफली पैदा हो जाती है। हमने कहा मूंगफली नहीं लेनी हमको, देखिएगा खेल। मैंने पूरे बारिश ग्रास नहीं काटी। अगस्त के लास्ट में जा कर के उनको ग्रासेस को मैंने पलटा, और ये मेरा तजुर्बा है कि आधा एकड़ में 6 कुंटल चना हो गया, बिना यूरिया, डीएपी, बिना किसी दवा के। कोई बीमारी नहीं लगी, कोई कीड़ा नहीं लगा। अभी इसी खेत में पिछले साल 70 टमाटर के पेड़ थे और 10 कुंटल टमाटर हुआ। 70 टमाटर के पेड़ में 10 कुंटल टमाटर हुआ। तो मित्र, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो ज़मीन में ह्यूमस है, ये ह्यूमस बायोडाइवर्सिटी ह्यूमस को ठीक करने में मदद करता है। बस आप प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में जीना सीखिए। खेती को अर्थशास्त्र मत समझिए, खेती को भगवान की पूजा समझेंगे तो आपकी खेती अच्छी होगी। मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।